दोस्तों नमस्कार। बीते 72 घंटों के भीतर जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है उसने अफगानिस्तान को 25 साल पुरानी परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर दिया है। और भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 25 बरस पहले जिस तरीके से भारत ने अफगानिस्तान से सब कुछ समेट लिया था, उस वक्त भी तालिबान की मौजूदगी थी। तो क्या मौजूदा वक्त में भी भारत अफगानिस्तान से सब कुछ समेट ले, या फिर मौजूदा वक्त को वो मान्यता दे दे, या फिर एक बीच का रास्ता अपनाए और इंतजार करे कि अफगानिस्तान के घटनाक्रम किस तरीके से बदलते हैं, किस तरीके से वहां पर जातियों का संघर्ष होता है सत्ता के लिए। लेकिन मौजूदा स्थिति बीते 25 बरस के हालात से भी बुरी है, क्योंकि आज की तारीख में अफगानिस्तान के भीतर तालिबान का कोई विरोध नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तालिबान के विरोध में मौजूद नहीं है। राष्ट्रपति जिस तरीके से वहां से भाग गए, तकरीबन 3 लाख सेना जिस तरीके से बिना लड़े हुए हार मान गई, जिस तरीके से अमेरिकी फौज लौटी और अमेरिकी फौज के पास जो हथियार थे, आज की तारीख में तालिबान ने उस पर कब्जा कर लिया है और उसके पास हथियारों का जखीरा है। लेकिन सवाल भारत के लिए सिर्फ अफगानिस्तान के भीतर तालिबान की मौजूदगी भर का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि तालिबान के पीछे आईएसआई की मौजूदगी भारत ने आज से नहीं देखी है। 1999 में जब भारत का विमान अपहरण कर कंधार ले जाया गया था, उस वक्त भी भारत की तरफ से 3 नेगोशिएटर जो कंधार पहुंचे थे, उसमें एक मौजूदा वक्त के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब हैं, वह भी मौजूद थे। और उस वक्त उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था कि जब वो वहां पर नेगोशिएशन के लिए पहुंचे तो उनके सामने आईएसआई के 2 अधिकारी खड़े थे। उसमें से एक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक का था और दूसरा मेजर के रैंक का था, और दोनों पाकिस्तान में बड़े लंबे समय तक अपनी मौजूदगी का एहसास वहां के प्रशासन और वहां की सत्ता के साथ करीबी का करवा चुके थे। और उनकी मौजूदगी तालिबान के भीतर कंधार के साथ उस वक्त मौजूद थी, और मौजूदा वक्त में तो पूरी सत्ता ही तालिबान की हो चली है। तो क्या यह माना जाए कि आईएसआई की मौजूदगी तालिबान के भीतर पाकिस्तान को रणनीतिक तौर पर इतनी बड़ी जीत दिला चुकी है जो आने वाले वक्त में भारत के लिए एक संकट का सबब है? क्योंकि जो भी किरदार तालिबान से जुड़े हुए अब सत्ता संभालने के लिए नजर आ रहे हैं, उनके कोई ना कोई ताल्लुकात किसी ना किसी रूप में पाकिस्तान के साथ रहे हैं। आईएसआई से उनकी निकटता रही है। सवाल सबसे बड़ा यह हो चला है कि बीते 20 बरस में भारत ने भी अफगानी फौज के बहुत सारे सैनिकों को ट्रेनिंग दी, अमेरिका ने भी ट्रेनिंग दी, लेकिन जैसे ही तालिबान आया वो जिस तरीके से ढह के चीजें गिर गई, यह कोई समझ नहीं पाया क्या वाकई विरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी। और जिस तरीके से कंधार और काबुल तक तालिबान पहुंचता चला गया और तमाम हथियारों को समेटते हुए चलता चला गया, वह सिर्फ एक हार भर है या उसके पीछे पाकिस्तान की अपनी कूटनीति, आईएसआई की अपनी समझ, उसकी बड़ी जीत है? हमें लगता है आज चंद पन्नों को खोलने की जरूरत है। आपके जहन में तुरंत यह सवाल होना चाहिए कि यह टकराव जो पाकिस्तान के साथ है, क्या आने वाले वक्त में बढ़ने वाला है? यकीनन बढ़ने वाला है, और उसकी कोई ऐसी गुंजाइश आपको नजर नहीं आएगी जिसमें आप कह पाएं या सोच पाएं कि वाकई पाकिस्तान अब भारत के लिए कहीं ज्यादा परेशानी का सबब पैदा नहीं करेगा, क्योंकि तालिबान उसके अनुसार चलेगा। तालिबान के अनुकूल की परिस्थितियां वो अफगानिस्तान में क्रिएट करेगा, और यह एक ऐसी परिस्थिति है जो समूचे साउथ एशिया में भारत के लिए एक मुश्किल वक्त है। और शायद इसीलिए जो सीसीएस की बैठक दिल्ली में लगातार बीते 48 घंटों से कई खेप में चली है, वह इन बातों को समझ रह पा रही है कि आने वाले वक्त में कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है। यह एक बड़ी चुनौती है। लेकिन हमने जब कहा पन्नों का जिक्र करें तो 1999 में जिस आईएसआई की मौजूदगी में लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर की मौजूदगी थी कंधार में, उस वक्त जो अधिकारी यानी अजीत डोभाल जो मौजूद थे, उस समय वह होम मिनिस्ट्री में काम कर रहे थे। लेकिन आज की तारीख में वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और सीसीएस की बैठक में उनकी मौजूदगी इस बात का एहसास कराती है कि वो जानते हैं कि आईएसआई तालिबान के साथ कैसे रिश्ते रखता है, और आईएसआई आने वाले वक्त में अब पाकिस्तान के भीतर भी किस तरीके की सोच को डेवलप करेगा। सवाल है कि तालिबान को लेकर जो भी किरदार इस दौर में नजर आ रहे हैं,
उन किरदारों पर अगर आप एक नज़र डालें तो सभी के ताल्लुकात कहीं ना कहीं पाकिस्तान से रहे हैं। हिब्बतुल्ला अखुंजादा, यह इस्लाम धर्म के विद्वान कंधार से आते हैं। तालिबान की दिशा बदलने में इनका हाथ माना जाता है। 80 के दशक में ये रूस की फौज के साथ भी दो हाथ कर चुके हैं और ये कमांडर उस वक्त हुआ करते थे जब रूसी फौज थी, लेकिन अब अमेरिकन फौज में भी ये विद्रोह की भूमिका में। और दरअसल इनकी ताकत बढ़ी क्योंकि तालिबान के जो पूर्व प्रमुख हुआ करते थे अख्तर मोहम्मद मंसूर, उनके ये डिप्टी थे और उनकी मौत के बाद मंसूर ने एक लिहाज से अपनी पूरी विरासत या वारिस इन्हीं को बना दिया। और यह अपने तौर पर इनकी पहली मुलाकात क्वेटा में आईएसआई और तालिबानियों के साथ हुई, जहां से इनकी स्थिति अच्छी होने लगी और आज की तारीख में वह सत्ता संभालने वाले लोगों में शुमार हैं जो तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता संभालने वाली है। दूसरा नाम हर जहन में आता है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। ये दरअसल 1994 में तालिबान के गठन में जरूर मौजूद थे, लेकिन याद कीजिए 2010 में इनकी गिरफ्तारी कराची में हुई थी, जिसमें अमेरिका का दबाव था और पाकिस्तान को इनको गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन 3 बरस के भीतर 2013 में इनको पाकिस्तान ने छोड़ भी दिया। यह वहां के प्रधानमंत्री बन सकते हैं या राष्ट्रपति बन सकते हैं, जो नाम बार बार निकल कर आ रहा है, ताल्लुकात पाकिस्तान से ही है। तीसरा नाम मोहम्मद याकूब, 30 साल के हैं, तालिबान के सैन्य अभियानों में प्रमुख भूमिका निभाने वाले रहे हुए हैं और मंसूर की मौत के बाद इनको सुप्रीम कमांडर के तौर पर कुछ लोग लाना चाहते थे और इनकी पूरी ट्रेनिंग जो खास तौर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा सटी हुई है, यह भी एक महत्वपूर्ण है कि पश्तून जो हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा तक को नहीं मानते। वो मानते हैं कि सब कुछ उनका अपना ही है और उसी लिहाज से उनकी आवाजाही रहती है। उसी इलाके में मोहम्मद याकूब की ट्रेनिंग हुई है। सिराजुद्दीन हक्कानी, ये 45 वर्ष के हैं, हक्कानी नेटवर्क के नेता हैं। पाकिस्तान अफगान सीमा पर तालिबान की जो फाइनेंशियल यानी वित्तीय और सैन्य जरूरतें होती हैं उसको पूरा करते रहे और उसको पूरा कराने में आईएसआई की एक बड़ी भूमिका रही है। और 5वां नाम है अब्दुल हाकिम का। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह तो क्वेटा में एक मदरसा चलाते रहे हैं। अगर इस दौर को यह समझ पा रहे हैं तो फिर एक क्षण के लिए दोबारा लौट चलिए 1999 में और याद कीजिए किन 3 लोगों की रिहाई हुई थी 1999 में विमान अपहरण जब हुआ था। उस समय जो 3 नाम थे उसमें जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर थे। मसूद अजहर सीधे सीधे आज भी पाकिस्तान में हैं और बहावलपुर में इनका जन्म हुआ और एक लिहाज से यूनाइटेड नेशन ने जो लिस्ट इंटरनेशनल टेररिस्टों की जारी की उसमें इनका नाम है, लेकिन यह आज भी जैश ए मोहम्मद के तौर पर वहां की मौजूदगी संगठन को चलाने वाले नेता के तौर पर पाकिस्तान में ही है। दूसरा नाम था मुश्ताक अहमद जरगर। ये कश्मीर के नौहट्टा में इनका जन्म हुआ है और याद कीजिए रूबिया सईद का अपहरण, उसमें भी इनका हाथ था, लेकिन इसके बाद ये वहां से निकलकर पाकिस्तान चले गए और एक लिहाज से कहें तो मुजफ्फराबाद में अभी भी इनकी रिहाइश है। तीसरा नाम है उमर शेख। जन्म लंदन में हुआ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कुछ विदेशी नागरिकों को अगवा किया था और याद कीजिए इस जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसके जर्नलिस्ट हुआ करते थे डैनियल पर्ल, उनकी हत्या हुई। लेकिन जब इनको 2002 में इनको पर जब केस चल रहा था तो इनको मृत्यु दंड की सजा दी गई, लेकिन इस कोविड के काल में बड़े शांतिपूर्ण तरीके से 2020 में 2 अप्रैल को पाकिस्तान की अदालत ने इनके मृत्यु दंड के फैसले को ही पलट दिया। किरदारों को समझने की स्थिति में आइए कि तालिबान की मौजूदगी का मतलब आईएसआई की मौजूदगी तो नहीं है, आईएसआई की मौजूदगी का मतलब पाकिस्तान का वर्धस्त तो नहीं है, पाकिस्तान के वर्धस्त का मतलब अब चीन हाथों में हाथ डालकर अफगानिस्तान में इंटर करेगा, क्योंकि खुद चीन की नज़र अफगानिस्तान के खनिज पर है और वहां से वो अपनी व्यापार की जो एक लकीर सड़क के जरिए खींचना चाहता है उसमें उसकी पूरी नज़र है और उसकी दृष्टि में यह एक अनुकूल वक्त है। तो ये कहीं ना कहीं इस ग्राउंड जीरो के दायरे में पाकिस्तान आकर खड़ा हो जाता है। भारत के लिए यह भी मुश्किल सबब है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की सीमा के बीच में जो कश्मीर में आतंकवादियों की सप्लाई लगातार होती रही है, उसमें क्या वाकई कश्मीर के रेडिकलिज्म या कट्टरवाद को उभारने की दृष्टि से टेररिस्टों की आवाजाही शुरू होगी, यह भी एक सवाल है। अगला सवाल यह है कि जो 1990 से लेकर 2001 तक जिस दौर में तालिबान की मौजूदगी थी, उस वक्त दुनिया की आर्थिक स्थिति इतनी डामाडोल नहीं थी जो आज की तारीख में है। यानी आर्थिक तौर पर दुनिया कमजोर भी है और संघर्ष भी कर रही है और प्रतिस्पर्धा भी कर रही है, और संयोग से इस प्रतिस्पर्धा के दायरे में चीन और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं। रशिया भी एक लिहाज से
अफगानिस्तान में तालिबान का कोई बहुत विरोध नहीं कर रहा और यहीं से सवाल खड़ा होता है कि यूनाइटेड नेशन को जिस रूप में बनाया गया था उसकी भूमिका भी कुछ रहेगी या नहीं रहेगी। यह एक अच्छी बात है कि बीते दिनों भारत सुरक्षा परिषद की अगुवाई कर रहा है 1 महीने के लिए, और उस 1 महीने की चर्चा में 2 बैठकें अफगानिस्तान पर हुई है और उस अफगानिस्तान की बैठक में भारत ने कई सवाल उठाए हैं जो सुरक्षा परिषद की सवाल को लेकर उठाया गया है। फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन उस अगुवाई के दौर में क्या कुछ हो रहा है, यह एक पाकिस्तान के साथ टकराव की परिस्थिति को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जो 2 बैठकें हुई, इन दोनों बैठकों में यह चेयरमैनशिप जो कर रही होती है कंट्री, उस पर होता है कि वह किसे इन्वाइट करे। पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया और पाकिस्तान ने न सिर्फ आपत्ति जताई बल्कि तालिबान के पक्ष में बोलकर अपने अनुकूल एक जमीन तैयार करने की कोशिश भी की, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की इस बैठक में जो भारत द्वारा बुलाई गई थी, क्योंकि भारत उसकी अगुवाई कर रहा है, और उसमें वहां पर बहुत साफ तौर पर भारत ने कहा कि किसी की भी स्वीकारता और वैधता के लिए जरूरी है, अफगानिस्तान के मद्देनजर भारत का जो बयान था वहां एक राजनीतिक समाधान निकले जो कि महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का पूरे तरीके से समाधान करता हो। यूनाइटेड नेशन ने अपने तौर पर जो पर्चा जारी किया उसमें लिखा कि तालिबान इस संघर्ष का अंत राजनीतिक हल निकाल कर करे और अफगानिस्तान को एक बार फिर चरमपंथियों की पनाहगार ना बनने दे। चीन ने अपने तौर पर इस बैठक में कहा, जो 2 बैठकें हुई, सदस्य देश मानवीय आपदा को रोकें, युद्ध की समाप्ति हर कोई चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को शामिल ना होने देने पर चीन ने अफसोस इस यूनाइटेड नेशन की बैठक में जता दिया। और पाकिस्तान के जो मुनीर अकरम साहब है, जो कि अस्थायी दूत है वहां पर, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान की एक अहम भूमिका है। अगर भारत जानबूझकर हमें अफगानिस्तान के बारे में नहीं बोलने दे रहा है तो यह बेहद अफसोसजनक है। यह टकराव की एक ऐसी परिस्थिति है जो यूनाइटेड नेशन से शुरू हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद क्या वाकई कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। अब 24 तारीख को G7 की बैठक है। दुनिया के जो बड़े रईस देश हैं, जिसमें जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, जापान भी है, अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, इटली भी है। सवाल यह है कि G7 की बैठक वो देश अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए एक लकीर खींच रहे हैं कि साउथ एशिया के भीतर जो हलचल मची हुई है उसमें उनकी मौजूदगी कैसे, किस रूप में होगी। यूनाइटेड नेशन की भूमिका में सबसे बड़ी बात यह है कि 5 देशों के पास वीटो है और उस 5 देशों में 2 देश मौजूदा वक्त में तालिबान के साथ खड़े नजर आते हैं। उसमें एक चीन है और एक रशिया है। यानी बाकी कोई मायने नहीं रखता है कि फ्रांस हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इनकी भूमिका जो भी हो या जिन बातों का भी जिक्र करे, एक सहमति यूनाइटेड नेशन में नहीं बन पाएगी। और भारत के लिए सबसे मुश्किल यही है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन का साथ उसे मिलना चाहिए और फिर अगस्त के बाद जब किसी दूसरे देश के पास ये चेयरमैनशिप चली जाएगी, उस समय जो यूनाइटेड नेशन के बीच के सवाल होंगे उसमें पाकिस्तान को भारत नहीं रोक पाएगा। और पाकिस्तान जिस तरीके से रशिया और चाइना के साथ भी साथ बिछाएगा, उसमें अमेरिका भी किस रूप में अपनी मौजूदगी दिला पाएगा, या फिर वह अपने रईस देशों के साथ जो खास तौर से यूरोपियन कंट्री से जुड़े हुए हैं या जापान है, इनको साथ लेकर वो अपने लिहाज से एक लकीर खींचने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन फिर यही सवाल, अगर अफगानिस्तान में ISI का महत्व बढ़ चला है तो अफगानिस्तान समझने की अब जरूरत है कि ISI क्या कुछ कर सकता है। एंटी वेस्ट टेररिस्ट का पनाहगार वो अफगानिस्तान को बना सकता है और बड़ी तादाद में, याद कीजिए 9/11 में भी अलकायदा जिस समय था उस समय भी आवाज़ इसीलिए निकल रही थी, वो सभी एंटी वेस्ट टेररिस्ट के तौर पर थे और उस समय कहा जाता था क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन का जिक्र हो रहा था। उस समय सभ्यताओं के टकराव को देखा गया था, क्रिश्चियनिटी और मुसलमान को लेकर, इस्लाम को लेकर। लेकिन इस दौर में जो परिस्थिति बनी है, क्या वाकई अफगानिस्तान की ज़मीन एंटी वेस्ट टेररिस्ट के साथ अगर जमा होनी शुरू होगी और उसको एक स्पेस मिल जाएगा, मान्यता मिल जाएगी कानूनी तौर पर सत्ता के जरिए, तो भारत के लिए यह मुश्किल सबब होगा, क्योंकि पाकिस्तान हर हाल में चाहेगा वो कश्मीर को डिस्टर्ब करे। वो हर हाल में चाहेगा कि आज की तारीख में जो जैश और लश्कर की बड़ी तादाद में जो उसके आतंकवादी हैं वो किसी ना किसी तरीके से अफगानिस्तान से शिफ्ट होकर अब जम्मू कश्मीर की सीमा पर आएँ और इस बात का वो जिक्र करेगा कि हमारी ज़मीन का उपयोग नहीं हो रहा है, वो तो तालिबान
जमीन का उपयोग अपने यहाँ करा रहा है, हमने कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराई है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पाकिस्तान ढाल बनाएगा तालिबान की सत्ता को। दूसरा सवाल है कि कश्मीर को लेकर अगर अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल होता है तो पाकिस्तान के भीतर जो आईएसआई की भूमिका है वो आपको एक झटके में बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत एक लिहाज से कश्मीर के इर्द गिर्द घूमती है और उस सत्ता को मान्यता मिल ही जाती है, जो कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब पैदा करने की स्थिति में सबसे ताकतवर हो। तो आईएसआई की भूमिका और आईएसआई की ताकत वहां की फौज और सत्ता से ज्यादा नजर आएगी तालिबान और अफगानिस्तान के मद्देनजर। चौथी चीज यह है कि क्या वाकई अभी तक माना जाता था इमरान खान फौज के सहारे चलते हैं, लेकिन अब आईएसआई की भूमिका बड़ी होगी तो इमरान को भी आईएसआई के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। चौथा सवाल है कि जो तालिबान के विरोधी पॉलिटिकल फोर्स जब कोई नहीं है तो दुनिया के दूसरे देश किस फोर्स के पीछे जाकर खड़े हो जाएं, यह एक सवाल है। और शायद अमेरिकी राष्ट्रपति ने यही सवाल किया कि हम अफगानिस्तान में कुछ करें, उसके लिए वहां के लोगों को तो कुछ करना होगा। मतलब बहुत साफ था कि जिस तरीके से अशरफ गनी सब कुछ छोड़कर भाग गए, 3 लाख सेना ने एक लिहाज से समर्पण कर दिया, यह स्थिति कैसे आ गई। अब हम किसके पीछे खड़े हैं और हम खुद जाकर वहां की सत्ता तो संभाल नहीं सकते। और भारत के लिए भी यही मुश्किल सबब है। डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से अगर भारत अफगानिस्तान में दखल देने की शुरुआत भी करता है और कर रहा होगा, लगातार करता रहा है, लेकिन इन सब के बीच कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं है। 2011 में और 10-11 में अमेरिका के साथ भारत ने समझौता किया था कि हम वहां पर पुनः निर्माण की परिस्थितियां पैदा करेंगे। अमेरिका ने कहा था पैसा लगाएंगे, वहां स्ट्रक्चर बनाएंगे, और नवनिर्माण की जो सोच थी उस दौर में वह एक बिजनेस मॉडल भी था जो अमेरिका के लिए था, भारत के लिए था, इकोनॉमी के लिहाज से। मौजूदा वक्त में जब समूची दुनिया की इकोनॉमी डामाडोल है और यह रास्ता बंद हो गया जो सीधे आपको मध्य एशिया से जोड़ता है और यूरोप से जोड़ता है, वो रास्ता जब बंद हो गया तो आर्थिक परिस्थितियों पर भी असर बहुत साफ पड़ेगा। अब सवाल है कि भारत इन सब के बीच अमेरिका की तरफ किस दृष्टि से देखे। अमेरिका बार बार कह रहा है हमारा काम था अलकायदा को खत्म करना, टेररिज्म को खत्म करना, हमने खत्म कर दिया और हम वापस लौट आए। भारत की मुश्किल यह है कि अगर उसके इर्द गिर्द देखें तो रशिया भी शायद चाइना और पाकिस्तान को छोड़कर भारत के साथ किस रूप में खड़ा होगा, यह भी सवाल है। यही सवाल ईरान को लेकर भी है। ईरान भी, उसकी एक बड़ी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। ईरान के सामने भी संकट होगा कि डिप्लोमेटिक तरीके से वो भारत के साथ कैसे संबंधों को अब बनाए। और भारत जिस पाइपलाइन का जिक्र कर रहा था वो तो एक लिहाज से अब अधर में चली गई, जो कि अफगानिस्तान से होकर आनी थी। सवाल कई हैं इन सब के बीच कि अफगान की नेशनल आर्मी में जो 3 लाख लोग थे वह अब क्या करेंगे, और अफगानिस्तान के भीतर में जो तालिबान है वो पश्तून अगुवाई करते हैं और पश्तूनों की तादाद 42% है। दूसरे नंबर पर ताजिक आते हैं जो कि 27% हैं। तीसरे नंबर पर उज्बेक और हजारा जाति आती है जो कि लगभग 9% पर है। ये एक लिहाज से चारों एक प्रमुख है, लेकिन ताजिक का महत्व है। और याद कीजिए जब तालिबान था उस समय 90 के दशक में विरोध करने वाला नॉर्दर्न अलायंस था जिसको भारत समर्थन देता था। आज की तारीख में अभी वह भी नहीं है, उसे फिर से खड़ा होना है। क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसे उस रूप में मदद मिलेगी? क्या वाकई वो खड़ा हो पाएगा? और अगर इन सब के बीच सिर्फ और सिर्फ तालिबान की मौजूदगी रहती है, जिसका जिक्र हो रहा है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो अपने तौर पर अब इसको संभाल लेंगे, तो यह भी समझने की ज़रूरत है कि जब अमेरिका के साथ बातचीत हो रही थी कि किस तरीके से अमेरिकी फ़ौज की वापसी होगी, उसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की भी मौजूदगी थी और तालिबान के जो 4-5 किरदार हैं इनकी भी मौजूदगी उस बातचीत में थी। जो दोहा में ख़ास तौर से एक भूमिका बनाई गई, एक ज़मीन बनाई गई, उसमें इनकी मौजूदगी का एहसास हर किसी को था। भारत के सामने सबसे बड़ा संकट है कि 1999 में जिस तरीके से उसने तालिबान के साथ आईएसआई को देखा और अब मौजूदा वक्त में तालिबान की ही सत्ता हो गई और विपक्ष में कोई नहीं है, तो भारत की भूमिका कैसी होगी? भारत क्या वाकई ऐसी परिस्थिति में आ गया है जो एक तलवार की नोक पर चलने वाली स्थिति है, या ऐसी स्थिति में आ गया है जहां रस्सी तनी हुई है, उस रस्सी पर चलने के समान अब कूटनीति को संभालना है? और भारत के सामने जब रूस, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात जो एक लिहाज से तालिबान के साथ हैं, तालिबान का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी वह खुले तौर पर चीन और पाकिस्तान की तरह बोल भी नहीं रहे हैं। हर कोई इंतजार कर रहा है कि आने वाले वक्त में तालिबान में जैसे ही वहाँ के राष्ट्रपति
जो भी बनते हैं उनकी सत्ता को मान्यता कौन कौन से देश देंगे। भारत भी इसका इंतजार कर रहा है, लेकिन इस कड़ी में जो 6 देश निकल कर आते हैं उसमें पाकिस्तान, चीन, रशिया, सऊदी अरब, यूएई, ये 5 देश खास तौर पर महत्वपूर्ण है। और उसके बाद तजाकिस्तान का हिस्सा आता है और ईरान की स्थिति आती है। ये 7 देशों की भूमिका अगर तालिबान से इस दौर में अपनी आर्थिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को रखते हुए मान्यता देती है तो मतलब बहुत साफ है कि भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो मंच चाहिए वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कोई मंच बच नहीं पा रहा है। आखिरी सवाल भारत के सामने शायद यही हो चला है कि अगर अफगानिस्तान तो भारत की सीमा से नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगर अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की समूची राजनीति के भीतर एक ऐसी परिस्थिति आ जाए जो ट्रांसफॉर्मेशन हो, तालिबान प्रो तालिबान पाकिस्तान का एक ऐसा नेक्सस नज़र आने लगेगा जिसमें कहा जाता है कि जो टेररिज्म है उसकी ज़मीन वाकई सीमा को नहीं देखती है। और पश्तून यूं भी जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा को नहीं देख रहे थे तो क्या वह धीरे धीरे शिफ्ट होंगे भारत के और भारत के कश्मीर वाले एस्पेक्ट में वो संकट पैदा होगा। और आखिरी बात जो भारत के लिए एक मुश्किल सबब है, भारत में मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान से ज़्यादा है और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं वह भारत के भीतर में मुख्य धारा से मुसलमानों को अलग थलग कर चुकी है। लेकिन भारत में मुसलमान कभी भी पाकिस्तान के हिमायती नहीं रहे हैं, टेररिज्म के हिमायती नहीं रहे हैं। उन्होंने बार बार ये आवाज़ उठाई है कि टेररिज्म का सामना हम लोग एकजुट होकर करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इन सब के साथ जो पॉलिटिकल लाइन है भारत के भीतर की, क्या वह एकजुट कर और भारत को डेमोग्राफिक तौर पर और लोगों को एक साथ इकट्ठा करके ये मैसेज दे पाने की स्थिति में दुनिया और ख़ास तौर से पाकिस्तान को भी अब आ पाएगी कि खबरदार जो हमारी तरफ आंख भी उठाई तो। और भारत के भीतर सभी एकजुट हैं। यह कहीं ना कहीं कोई स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस देने का भी जिक्र जरूर शुरू होगा, अन्यथा चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। और शायद यही सबसे बड़ी परीक्षा है और यही सबसे बड़ी चुनौती है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। इंतज़ार सबको करना होगा अगले 72 घंटे में क्या कुछ होता है, क्योंकि यदि किसी भी तरीके से 21वीं सदी में 72 घंटे के भीतर कोई देश 25 साल पीछे चला जाए और उन्हीं परिस्थितियों को जीने लगे और वह परिस्थितियां जब उनको शहर में लेकर आए तो वह इस तरीके से बिहेव करे जैसे लगे पहली बार वो शहर देख रहे हैं, पहली बार वो सभ्यताओं को महसूस कर रहे हैं, पहली बार डेवलपमेंट देख रहे हैं, लेकिन उनकी हाथों में मिसाइल है, बंदूक है, गोलियां अफरात भरी पड़ी हैं, जहां चाहे वहां गोलियां दाग देते हैं। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो शायद उस सभ्यताओं को दरकिनार कर देती है जिसने भी विकास की जो भी मोटी लकीर खींची होगी। अफ़गानिस्तान का ये रूप और ये चेहरा 21वीं सदी की पीढ़ी ने पहली बार देखा है। और यह भी हर कोई जानता है कि मौजूदा वक्त में तालिबान जो है वह तालिबान नहीं है जिसने रशिया से 2-2 हाथ किए थे। ये एक नई पीढ़ी का भी तालिबान है जिसने अपने तौर पर मुफलिसी और गरीबी भी देखी है, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन क्या वाकई सबको मुख्यधारा में लाकर जोड़ा जा सकता है? शायद यही सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।